आप सभी को जय हिंद। कोशिका का दूसरा पार्ट लेके आए हैं आरबीएस कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें कोशिकांग को पढ़ेंगे जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है जो पूरी कोशिका को एनर्जी रिलीज कराता है, देता है, पूरी कोशिका को ऊर्जा देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है। पूरी कोशिका इसी से जो है एनर्जी लेती है। माइटोकॉन्ड्रिया समझे क्या? जैसे आप जब सेल बनाते हो, कोशिका बनाते हो, तो उसमें आप बनाते हो माइटोकॉन्ड्रिया। सपोज दैट ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, कोशिकांग है। कोशिका द्रव्य में ये वाला जो एरिया हम दिखा पा रहे हैं, ये जो कोशिका कला और कोशिका भित्ति के बीच में, चलिए जैसे ये एक जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में ये है कोशिका कला, कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन, और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक कला, केंद्रक कला। तो देखिए, केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में है ये कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, और इसी कोशिका द्रव्य में ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। समझे क्या? मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म। ये कोशिका द्रव्य को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया की स्थिति होगी। चलिए मैं एक आपको बात बताता हूं। आपने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में, समझे क्या? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत सिंपल सी एक कोशिका होती है, मतलब एक सिंपल सी कोशिका है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। फिर से सुनिए, जो आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। कहां होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। जैसे मैं ये यूकैरियोटिक कोशिका बना रहा हूं। यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने बताया था केंद्रक होता है, जैसे प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। यानी ये जो कोशिका द्रव्य है, ध्यान दीजिएगा, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, यहीं पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया। हालांकि बहुत से सेल ऑर्गेनेल आपको पढ़ने हैं, बहुत से कोशिकांग पढ़ना है, जैसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका, गाल्जिकाएं, राइबोसोम, लाइसोसोम, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिल रहा है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहां पे क्या बताया? ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, किसी भी कला से घिरा होता है, तो उसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। जैसे अंतःप्रद्रव्यी जालिका यहां पे नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया यहां नहीं होगा, लाइसोसोम यहां नहीं होगा, गाल्जिका यहां नहीं होगा। कहां होगा? यूकैरियोटिक में होगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे होगा, तो मैंने आपको क्या बताया? हमारा ये जो टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, समझे क्या? ये टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगा? तो अभी तक आप क्या जाने, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में ये अनुपस्थित होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ये नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक भी नहीं होता है। समझे क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे होगा? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होगा और कोशिका द्रव्य में होगा। चलिए ओके, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो यह है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है, नहीं होता है। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना, अल्टमान ने किया था। किसने किया था? अल्टमान ने किया था। तो यहां मैं एक नाम लिख देता हूं, अल्टमान।
इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। क्या खोजा था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। किसने किया था? अल्टमान ने। याद कर लीजिए, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या बनता है? एक वैज्ञानिक का नाम होता है कोलिकर। क्या नाम है? कोलिकर। कोलिकर ने सबसे पहले इसको, जो इंसेक्ट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनके जो पंख होते हैं, कीड़े मकोड़े के जो पंख होते हैं, उनकी रेखित पेशियों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कीटों में देखा। माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों में किसने देखा? कोलिकर ने देखा। खोजा किसने? अल्टमान ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, जब इसको खोजा था अल्टमान ने, तो इसका नाम दिया था कॉन्ड्रियोसोम। क्या नाम दिया था? कॉन्ड्रियोसोम। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, कॉन्ड्रियोसोम। लेकिन एक वैज्ञानिक है सी बेंडा, नाम सुना होगा आप लोगों ने। क्या नाम है? सी बेंडा। सी बेंडा, याद कर लीजिए, ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका द्रव्य में होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, पूरी कोशिका को ऊर्जा देता है, वो उसका नाम किसने दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देने का श्रेय किसको जाता है? सी बेंडा को। क्योंकि सी बेंडा ने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। पहले इसका क्या नाम था? कॉन्ड्रियोसोम। तो देखिए एक फैक्ट निकल के आया है, इसको राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया, नाम था उसका कॉन्ड्रियोसोम, लेकिन कोलिकर ने उसको देखा। कहां देखा? कीटों की रेखित पेशियों में, यानी स्ट्रेटेड मसल्स में इंसेक्ट के सबसे पहले कोलिकर ने देखा। और दूसरी बात, नाम सी बेंडा ने दिया। किसका नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया, ओके, याद कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? सी बेंडा ने दिया। चलिए अगला हम लिखते हैं क्या? माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। देखिए यहां से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी हम देखेंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, दोहरी परत से घिरा होता है। पपीता देखा आपने? पपाया, ये ऐसे होता है पपाया, ठीक। जब उसको काटोगे तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। पपीते में क्या होता है? अंदर ना, अंदर एक परत होता है, ये बाह्य परत है। अंदर वाले परत में बीज लगे होते हैं पपीते के। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि पपीता काटने पे अंदर से खोखला होता है, समझे क्या? तो ये जो है, ये बाह्य परत, ये अंदर परत, ये बीज है। तो ऐसे ही कुछ होता है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे होता है चलिए देखते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया पहले तो दोहरी परत से घिरा हुआ है। जैसे मैं एक ऐसे बना देता हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, समझे क्या? तो जब इसको काटेंगे, जब इसका टीएस निकालेंगे, तो क्या दिखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी परत जो है ना, वो होता है सपाट। हम यहां पे लिख देते हैं बाहरी परत। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत कैसे होती है? सपाट होती है, चिकनी होती है, समझे क्या? लेकिन जब अंदर से काटने पे हमको पता क्या चलेगा कि अंदर वाली जो परत होती है ना, उसमें उंगलियों जैसे उभार होते हैं। देखिए मैं ऐसे बना पा रहा हूं, आपको दिख रहा होगा, इस तरह से उंगलियों जैसे उभार होते हैं। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया की अंतः परत, यानी जो अंदर वाली परत है, वो उसमें अंदर की तरफ उंगलियों के जैसे उभार पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं अंदर की तरफ, है ना? और इसका नाम होता है क्रिस्टी। क्या नाम है इसका? क्रिस्टी। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टी कहां पाए जाते हैं? तो ऑप्शन कई दे देगा, लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में। तो उत्तर आपका क्या होना चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होते हैं। तो जितने ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनका क्या नाम है? क्रिस्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये बाहरी परत हो गया, अब हम यहां पे लिख देंगे अंतः परत। क्या लिखेंगे? अंतः परत, यानी ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये हो गया क्रिस्टी। चलिए अंदर में जो ना,
ये जो क्रिस्टी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे ऐसे ऐसे कण होते हैं इस तरह से, जो आपको ये दिख पा रहा है, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्रिस्टी के ऊपर ऐसे ऐसे कण होते हैं। एक्चुअली इनका नाम है F1 कण। क्या नाम है? F1 पार्टिकल। इसका नाम होता है F1 पार्टिकल। ऐसे पूरे माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होगा। चलिए मैं इसका नाम यहां पे लिख देता हूं, क्या? F1 कण। और मैं आपको बताऊं, F1 कण का नाम ऑक्सीसोम है। क्या नाम है? ऑक्सीसोम है। कंफ्यूज मत होइएगा। क्या? F1 कण को और किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। ओके, तो देखिए भूलिएगा मत, माइटोकॉन्ड्रिया दो परत से बना होता है, घिरा होता है। बाहरी परत चिकनी होती है, अंतः परत में उंगली जैसा उभार अंदर की तरफ पाए जाते हैं, और प्रत्येक उभार को क्रिस्टी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? क्रिस्टी। और इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक ऐसे द्रव्य भरा होता है, इस तरह से पूरा भरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया खोखला होता है। खोखले का मतलब क्या है? अंदर जगह होती है जिसमें क्रिस्टी होते हैं, उसे उस पे F1 पार्टिकल देखो ऐसे ऐसे लगा हुआ है, अंदर में इस तरह से देखो ये भरा पड़ा हुआ है। इसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? मैट्रिक्स नाम है इसका। चलिए मैं यहां लिख देता हूं मैट्रिक्स। आपको अलग अलग कोशिकांग में अलग अलग द्रव पढ़ने को मिलेंगे। जैसे जब आप लवक पढ़ोगे ना, प्लास्टिड्स, तो उसके अंदर का जो द्रव होगा, फ्लूइड भरा होगा, उसका नाम होगा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा दानेदार द्रव होता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया में है, इसका नाम होगा मैट्रिक्स। याद कीजिएगा, इस बात को भूलिएगा मत कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो फुलफिल होता है, जो द्रव होता है, वो है मैट्रिक्स, और लवक में क्या होता है? स्ट्रोमा। वो बात की बात है। सो कम टू द पॉइंट, क्रिस्टी उंगलियों जैसे उभार, और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है मैट्रिक्स। और उसी मैट्रिक्स में, ध्यान दीजिएगा, उसी मैट्रिक्स में पाए जाते हैं डीएनए। ये स्पेशल है। कोशिका में दो ही ऐसे कोशिकांग हैं जिसके अंदर खुद का डीएनए होता है। समझे क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, आपको दिख पा रहा होगा, यहां पे हमने बना दिया है। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं डीएनए, यानी इसमें खुद रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। ये खुद जो है डिवाइड हो करके माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाता रहता है। तो चलिए ये हो गया डीएनए। और हाँ, इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम के पार्टिकल भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे राइबोसोम। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से राइबोसोम इसमें मिलते हैं। चलिए यहां लिख देते हैं हम इसको राइबोसोम। लेकिन किस प्रकार का राइबोसोम? ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70s टाइप का होता है और एक 80s टाइप का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है 80s टाइप का और एक होता है 70s टाइप का। मैंने आपको बताया था, आपको मालूम भी होगा कि 70s टाइप वाले राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। समझे क्या? ये सिंपल राइबोसोम होता है, जबकि 80s टाइप वाले राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जो कोशिका द्रव्य में पाया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर से बताता हूं, इसको मैं कोशिका को फिर से यहां लेके आता हूं। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया कि जैसे ये रहा, ये है कोशिका द्रव्य। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य देखो इतना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ये रहा, माइटोकॉन्ड्रिया तो ये रहा। तो यहां का जो राइबोसोम होगा वो 80s टाइप वाला होगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका है ना। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होगा वो 70s टाइप वाला होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। कौन कौन से? 70s टाइप वाले भी और 80s टाइप वाले भी। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केवल 70s टाइप वाले राइबोसोम होते हैं। कोशिकांग के अंदर जो राइबोसोम होगा वो 70s टाइप का होगा, और कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होता है वो 80s टाइप का होता है। तो मैंने क्या बताया आपको? राइबोसोम जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है राइबोसोम, वो कैसे होगा? ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा पा रहा हूं यहां पर, कि इसके अंदर का ये जो राइबोसोम है ना, छोटे छोटे ये जो राइबोसोम आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये 70s टाइप वाले हैं। कैसे हैं ये? ये जो राइबोसोम है ये 70s टाइप वाला है। तो चलिए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में क्या पढ़ा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये ऐसे,
चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया दो परत का बना होता है। पहला परत देखो ये है, दूसरा परत ये है। ये है बाहरी परत और ये है अंतः परत, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर से सपोर्ट करता है, वो सपाट होता है, चिकना होता है, मतलब पोरस होता है। लेकिन जो अंतः परत होती है, अंदर का होता है, उसमें उंगलियों जैसे उभार होते हैं, आपको दिख पा रहा होगा। और इन्हीं उंगलियों जैसे उभार को क्या नाम दिया गया है? क्रिस्टी। और इसी क्रिस्टी पे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? F1 कण। F1 कण को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीसोम। लिख लीजिएगा इस बात को। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो द्रव्य भरा पड़ा हुआ है उसका क्या नाम है? मैट्रिक्स। और उसी मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है। ये देखिए, 2 डीएनए मैंने बना के रखा हुआ है, समझे क्या? नेक्स्ट, राइबोसोम खुद का होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास में, छोटे छोटे, और वो भी 70s टाइप के राइबोसोम, समझे क्या? तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम पढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। चलिए, हेडलाइन हम बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। देखिए, इसके कार्य से काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। इसके कार्य को आपको भी पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बताऊं? एनर्जी देता है ये पूरी कोशिका को। जैसे देखिए, एक कोशिका है, उस कोशिका में ये केंद्रक है, ये कोशिका कला, ये केंद्रक कला, और ये कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या क्या होता है? देखिए, अलग अलग काम के लिए ना अलग अलग कोशिकांग होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी अंतःप्रद्रव्यी जालिका। ये पूरी कोशिका को एक फ्रेमवर्क देता है, आकार प्रदान करता है। उसी में आपने पढ़ा होगा लाइसोसोम, ये WBCs में सबसे ज्यादा होते हैं, समझे क्या? उसी में आपने गोल्जी एपरेटस वगैरह भी पढ़ा। लेकिन ये जो माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है अपना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा, हम इसको काम क्या है, इसमें क्या काम करता है? देखिए, जितने भी कार्य करते हैं उस कार्य को क्रियान्वित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कोशिका में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसको एनर्जी कौन देता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया देता है। एक्चुअली होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं ना, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। यही ग्लूकोज यानी कि C6H12O6, समझे क्या? इसका जब एक अणु टूटता है, तो जब ये ग्लूकोज होता है ना, ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव होता है। ग्लूकोज जब कोशिका में पहुंचता है तो कोशिका में ग्लूकोज पहुंचने के बाद इसी माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद किधर जाता है? जैसे ये मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, समझे क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया के इसी क्रिस्टी वाले पार्ट में आता है, समझे क्या? क्रिस्टी में जाकर के ये जो F1 पार्टिकल है, यहीं पे इसको तोड़ा जाता है। किसको तोड़ा जाता है? C6H12O6, यानी ग्लूकोज के अणु को तोड़ने का काम यहां किया जाता है। और आपको पता है, जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है ना, तो 38 ATP बनता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। 38 ATP बनेगा। कितना बनेगा? 38 ATP। यू नो ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद करके रखिएगा, ग्लूकोज का एक अणु टूटने पे 38 ATP का निर्माण होता है। और जब ATP टूटता है ना, तो एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी किसको रिलीज करेगा? ये एनर्जी किसको प्रदान करेगा? जो ये हमने कोशिका बना रखा है, ये जो कोशिका बना रखा है, इसमें जितनी भी एक्टिविटी, देखिए, कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। इसमें जीवन है, और जीवन को जीने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज यानी उपापचय की क्रिया अगर होना है तो एनर्जी की जरूरत है, और उस एनर्जी की जरूरत को कौन पूरा करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या हो जाएगा? कोशिका में एनर्जी रिलीज करेगा। किसके लिए? कोशिका के लिए। तो चलिए फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए, कोशिका की खोज अल्टमान ने किया, कॉन्ड्रियोसोम नाम दिया था।
चलिए एक बार रिकॉल करते हैं हमने पढ़ा क्या। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सी बेंडा ने दिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर ने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत का बना होता है, बाह्य परत, अंतः परत। अंतः परत में उंगलियों जैसे उभार होते हैं, बाह्य परत चिकना होता है। उंगलियों जैसे उभार को क्रिस्टी नाम दिया जाता है। क्रिस्टी के ऊपर F1 पार्टिकल होते हैं। मैट्रिक्स पूरा भरा पड़ा होता है, अंदर उसके अंदर डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है पूरी कोशिका को ऊर्जा देना, समझे क्या। तो मैं जो है आज माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके सामने प्रेषित किया, इसको नोट्स तैयार कर लीजिएगा आप लोग, काम देगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ओके, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में कोशिका के। तो याद कीजिएगा आरवीएस कैंपस के इस प्लेटफॉर्म पे जो है आप, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आरबीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जय हिंद।